Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. The first article that we will be discussing about will be a bacteria, that is Vibrio bacteria found in oceans, which is cause of killing 5 billion starfish. Then we will be discussing about microplastic pollution, which is majorly caused by fishing gear as stated by Ministry of Environment. Then the last article is about biochar, which is a technology that can be used for carbon sequestration. So let's begin with the topic. In the first topic, we have to understand these starfish are very critical. Why? They are the main predator of marine ecosystem. Their key role is to predate on a species that is sea urchins. These urchins are basically reason behind डिस्ट्रक्शन ऑफ केल्प फॉरेस्ट. मतलब ये वो स्पीशीज हैं जो एक्चुअल में आपके केल्प फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं. अब केल्प फॉरेस्ट अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आपका रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए. सो दैट्स व्हाई केल्प फॉरेस्ट के ऊपर डैमेज हो रहा है एंड इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ओशन की क्या होने वाली है, डिक्लाइन करने वाली है. तो अभी यहां पर इसको रिस्टोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कहते प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम कोई प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट तैयार करेंगे एंड इससे एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बिल्ड कर पाएंगे स्टारफिश के अंदर और फिर से इन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे वाइल्ड में. अब इस बैक्टीरिया से हो क्या रहा था? देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये आपका वार्म वाटर में स्प्रेड कर रहा है एंड क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है. अब स्टारफिश या तो डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट में है बैक्टीरिया के, या हो सकता है किसी फ्लूइड के साथ टच में आने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपके स्टारफिश के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर रहा है. मतलब आप ये मान के चलें कि ये ऑर्गन वेस्टिंग या वेस्टिंग डिजीज को कॉज करता है, जहां पर आपके स्टारफिश के जो बॉडी पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट होके गिरते हैं और उसकी डेथ हो जाती है. तो यहां पर वेस्टिंग डिजीज के कारण इनकी डेथ हो रही है, जो आपको याद रखना है. नाउ सेकेंड आर्टिकल में वी हैव टू डिस्कस अबाउट माइक्रोप्लास्टिक. अब माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? एक ऐसा प्लास्टिक जिसका साइज 5 mm से छोटा हो, 1 से 5 mm के बीच में हो, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज माइक्रोप्लास्टिक. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक. वन इज जस्ट लाइक दिस पेन. आप ये मान के चलो ये सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक है. अभी तो ये इंटेक्ट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये प्लास्टिक किसी वजह से इरोड होगा तो उसकी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. तो जो आपके लार्जर प्लास्टिक के डिब्रिस से बनता है, उनके ब्रेकडाउन से बनता है, इसे हम सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कह देते हैं. प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक इज मेजरली कमिंग फ्रॉम द सोर्स, जैसे माइक्रोबीड्स हम जहां पर यूज करते हैं. अब माइक्रोबीड्स क्या होते हैं? जैसे आप फेस वॉश यूज करते हैं तो उनमें कॉस्मेटिक में एंड क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इंडस्ट्रीज में जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में डाल देते हैं और ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं. तो रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी कि भाई इंडिया के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर खासकर कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो ही सेड दैट रिवराइन इनपुट, जैसे अपने यहाँ पर क्या है, रिवर के अंदर हमने भाई घूमने गए प्लास्टिक की बोतल फेंक दी और वो प्लास्टिक की बोतल पानी के साथ फ्लो करके कहीं ना कहीं नदियों में जाती है. अब जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में कितना फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो रखा है, अब नदी के थ्रू वो सारा जो कूड़ा कबाड़ है वो कहाँ जाएगा? ओशंस में जाएगा. तो एक रीजन ये नदियां हैं और दूसरा रीजन फिशिंग गियर्स. मतलब जो अबेंडेंड, लॉस्ट या डिस्कार्डेड फिशिंग गियर्स हैं, इनकी वजह से आपको ये पोल्यूशन देखने को मिल रहा है. नाउ द प्रॉब्लम इज माइक्रोप्लास्टिक की वजह से मरीन इकोसिस्टम में डिस्ट्रप्शन होती है. वैसे तो कई और कारणों से भी ये फैलता है, बट आप ये मान के चलो कि अभी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने 4 मेजर रीजंस इसके बताए हैं कि कहते हैं कि भाई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आपकी एजेंसी है, इसने एक टेस्ट कंडक्ट किया, सर्वे कंडक्ट किया बिटवीन 2022 से 25 के बीच में,
जिसमें इसने टेस्ट की वेरियस लोकेशन ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे, जहां पर पुरी से लेके टुटिकोरिन तक, देन आपकी पोरबंदर से लेके कन्याकुमारी तक इसने वेरियस टेस्ट कंडक्ट करे एंड ये दो मेजर डोमिनेटिंग रीजन पता लगे। उसके अलावा बाकी जो रीजंस हैं दैट कैन बी योर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट थ्रू विच दीज माइक्रोप्लास्टिक्स आर जनरेटेड एंड देन आपके टूरिज्म की वजह से। तो ये 4 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक मरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर कर रहा है। अब जब ये एंटर करता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज, ये बायो अक्यूमुलेशन कर सकता है। देखो बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है, इस स्पीशीज के अंदर धीरे धीरे करके केमिकल की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो इस पास एक फिश है, फिश हर रोज 1-1, 2-2 ग्राम क्या खा रही है? प्लास्टिक खा रही है, माइक्रो प्लास्टिक। धीरे धीरे ये अक्यूमुलेट होके 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या 100 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। तो ये पहली चीज है कि भैया सी फूड का कंटामिनेशन हो जाएगा, वहां पर बायो अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा एंड धीरे धीरे जब ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो उनमें आगे चलकर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है और हेल्थ प्रॉब्लम आगे जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो हमारे साथ बायो मैग्निफिकेशन होगा तो हमें कैंसर तक हो सकता है। तो ये ट्यूमरस हो सकता है, एंडोक्राइन डिसरप्शन करवा सकता है, मतलब जो आपके वेरियस हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा लोगों के अंदर। एंड आज की डेट में सर्वे के अकॉर्डिंगली टेबल सॉल्ट, शुगर एंड ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। अब चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो फिशेस के अंदर तो इवन इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असर डालता है एंड इन स्पीशीज की डेथ तक भी हो सकती है। तो अपने को कैंसर कॉज कर सकता है और इनकी तो डेथ तक हो सकती है। देन इकोनॉमिक इंपैक्ट, भैया फिशरी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, फिश कम प्रोड्यूस होंगी तो फिशरमैन्स कहाँ जाएंगे, उनकी इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्ट होगी, खासकर कोस्टल एरिया। भैया इंडिया का कोस्टल लाइन आपका 11,000 किलोमीटर का है, लेट्स से। अब 11,000 किलोमीटर पे आपकी मल्टीपल स्टेट्स हैं एंड उन मल्टीपल स्टेट्स में बिलियंस ऑफ पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन फिशरी इंडस्ट्री, सो इट विल इंपैक्ट इकोनॉमिकली टू देम। देन टूरिज्म, भैया गंदी जगह पे अब कोई यमुना में आपको सैर करवाने लेके जाएगा तो वुड यू लाइक टू डू बोटिंग इन यमुना? द आंसर इज नो। व्हाई द हेल आई विल गो देयर? क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है ना, वहां पर फॉर्म क्रिएट होती है एंड कई सारी और भी प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, स्मेल की प्रॉब्लम, तो इट विल बी डायरेक्टली इंपैक्टिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री। एंड देन एक्वाकल्चर, जो हम फिश ब्रीडिंग करते हैं उसके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि भैया ये टेक्सटाइल में यूज़ होता है आपका माइक्रोप्लास्टिक, पोलिस्टर वगैरह आपका क्रिएट करने के लिए, नायलॉन क्रिएट करने के लिए, तो उसमें यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट्स में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स की डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है एंड जो आप स्क्रब यूज़ करते हैं, क्लिनजर यूज़ करते हैं, उनमें जो माइक्रो बीड्स यूज़ कर दी जाती है वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक से ही बनती है। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ दिस। नाउ माइक्रोप्लास्टिक के पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड 21 में उसको अमेंड किया था, जहां पर हमने बात की थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम अ कंपनी, आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग रिलेटेड टू प्लास्टिक एंड देयर विल बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी कि मैं अगर 100 टन प्रोड्यूस कर रहा हूं तो कुछ एक्स अमाउंट मैं वापस से रिकवर करूं। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने बैन कर दिया, ऑल्दो कागजों में ही है बट यस बैन है इंडिया में। देन हम साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, जैसे हमने यहाँ पर टॉक्सिन लिंक ढूंढने की कोशिश की है कि भैया माइक्रोप्लास्टिक कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, किस सोर्स से आ रहा है उसके ऊपर। देन पब्लिक अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए मास अवेयरनेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया, स्वच्छ सागर, सुरक्षित शुगर, टू प्रमोट क्लीन, लाइक वी आल्सो प्रमोटिंग क्लीन ओशंस, तो वो भी आ जाता है आपका। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में कोशिश कर रहा है कि एक बाइंडिंग एग्रीमेंट आ सके प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर भी। देन कहीं ना कहीं क्लीन अप मिशन के अंडर हमारा फोकस है कि हम प्लास्टिक वेस्ट के डिस्चार्ज को रिवर्स के अंदर रिड्यूस कर सकें। एंड जो फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी है, सॉरी फसाई जिसे हम कहते हैं, तो ये अथॉरिटी ये इंश्योर कर रही है कि भैया माइक्रो प्लास्टिक का यूज़ ना हो किसी भी केसेस में, कहीं पर भी फूड प्रोडक्ट्स में, खासकर जो एडिबल है,
खाने पीने की चीज में प्लास्टिक का यूज कम हो। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहां पर हमें बायोचार के बारे में समझना है। बायो मीन्स लिविंग एंड चार मीन्स चारकोल हेयर। तो मतलब चारकोल जैसा दिखने वाली एक चीज, बट कैसे बनी है? लिविंग थिंग्स से। अब जैसे हमारे पास बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, अब ये लिविंग ऑब्जेक्ट से आ रहा है आपका, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रायोलिसिस के अंडर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, यानी इसका थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं थ्रू प्रायोलिसिस। अब टेम्परेचर कितना? 300 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिसमें वॉलेटाइल जो लीस्ट स्टेबल गैसेस है वो इससे निकल जाएंगी एंड स्टेबल बायो प्रोडक्ट आपका रह जाएगा, दैट इज बायोचार। अब ये बायोचार दो तरह से आप लाइक प्रायोलिसिस के थ्रू बर्न कर सकते हैं, एक स्लो एक फास्ट। अगर स्लो करेंगे तो हायर बायोचार यील्ड करेंगे, बट अगर फास्ट करेंगे तो उस केस में बायो ऑयल एंड सिन गैस को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब सिन गैस क्या है? मेजॉरिटी हाइड्रोजन, बट उसके अलावा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसमें मिक्स होती है। अब इसमें अगर हम ठीक से इसे यूटिलाइज करें तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि भाई हम 8 से 13 टेरावाट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। कहते हैं ये कितनी एनर्जी है, कुछ अंदाजा दो। तो 0.5 से 0.7% हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। तो कहते हैं इससे बेनिफिट क्या होगा? मैं कहा बेनिफिट ये होगा कि 0.4 से 0.7 मिलियन टन कोल आपका कम यूज होगा और उतनी ही कार्बन एमिशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। फिर बायोफ्यूल क्या होता है या बायो ऑयल क्या होता है? कहते हैं बायो ऑयल आपका एक तरह से लाइक डीजल और केरोसिन के जैसा ही मिक्सचर है, और ये 12 से 19 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा, जिससे डॉलर और रुपी के बीच में जो हमेशा एक युद्ध चलता रहता है उसके ऊपर आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्लस 2% आपका कार्बन एमिशन यहां से भी रिड्यूस हो सकता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया के अंदर आपका 600 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट होता है एंड 60 मिलियन टन आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। तो एक तरफ आपके वेस्ट का सोल्यूशन मिल गया आपको एंड दूसरी तरफ उसी से आप एनर्जी जनरेट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एक पॉलिसी है हजार्डियस वेस्ट को यूटिलाइज करने की, हम उसको को फायरिंग के अंदर यूज कर सकें। तो चलो ये हजार्डियस वेस्ट तो नहीं है, बट स्टिल इफ वी आर एबल टू डेवलप समथिंग गुड तो काफी अच्छा रहेगा। तो मतलब आप ये मान के चलो कि इससे 30 से 50% आप अगर यूज कर लेते हो तो आप उससे जो बायोचार क्रिएट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 गीगा टन आपके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर पाएगा। अब बूंद बूंद से सागर भरता है, तो सेम यहां पर भी वो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अभी इंडियन कार्बन मार्केट एक्सपैंड कर रही है, 2026 में से लॉन्च किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा आपको लोगों का रुझान देखने को मिल सकता है। तो मोर ओवर एनर्जी जनरेशन में इसका यूज़ रहेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आप बायोचार को यूज़ कर सकते हो एंड इवन एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल की अब्जॉर्प्शन वाटर की अब्जॉर्प्शन, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस, इसको इंप्रूव करने के लिए भी आपका बेनिफिट देगा। फर्टिलाइजर यूज करना आपका कम हो जाएगा एंड क्रॉप की यील्ड भी इससे बेटर होगी। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे समझनी थी। आई होप आपको ये सभी आर्टिकल्स समझ में आए हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।